नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर दो व्यक्तियों की तस्वीर देख रहे होंगे और ये दोनों व्यक्ति बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता हैं। एक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और दूसरी तरफ है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिका का दौरा किया था और इसी दौरे के संदर्भ में इन दोनों देशों के बीच में कुछ वार्ताएं हुई। आज की चर्चा में हम इस बातचीत में क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आए और इस बातचीत का क्या कुछ वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है, और साथ ही हम इस संदर्भ में भी बातचीत करेंगे कि भाई जो वर्तमान में वैश्विक राजनीति चल रही है, इस राजनीति के संदर्भ में इन दोनों महानुभावों ने क्या अपनी बातें रखी हैं, क्या अपना तर्क रखा है और इस संदर्भ में जो अन्य आयाम है वो क्या कुछ कहते हैं। क्लियर? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत में पहली बात आपको मैं बता दूं कि मैक्रों साहब ने ये कहा है कि यूएस फ्रांस कैन सक्सीड टुगेदर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और फ्रांस दोनों एक दूसरे के साथ ही सफल हो सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, है ना, न कि एक दूसरे के विरुद्ध। यानी कि एक संकेत उन्होंने दिया है कि यदि अमेरिका और फ्रांस के बीच में किन्हीं नीतियों को लेकर करके यदि परस्पर विरोधाभास की स्थिति पनपती है तो वैसे में दोनों देशों के लिए नुकसान की स्थिति हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर पहली दफा में ही आपको यहाँ पर मैं हिंट कर देता हूं कि मैक्रों साहब ने किस तरीके से एक इंडिकेशन दिया है अमेरिका को कि यदि हम एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगे तो इसका जो एक प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो हमारे परस्पर संबंध पर पड़ सकता है और इसका एक नतीजा जो है वो अन्य स्तरों पर भी देखा जा सकता है। ये बात उन्होंने क्यों कही है, इस पर हम विशेष तौर पर बातचीत करेंगे और बाकी जो पहलू हैं, बाकी जो आयाम हैं, उस पर तो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन चर्चा की शुरुआत में मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है, उत्तरी अमेरिका महादेश है और उसका एक महत्वपूर्ण देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? दूसरी बात, जो फ्रांस है, फ्रांस एक यूरोपीय देश है। ठीक है, यहां पर मैं जानबूझ करके इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं कि ये यूरोपीय देश है, क्योंकि आगे हम चर्चा में इस बारे में भी बातचीत करेंगे कि फ्रांस के माध्यम से किस तरीके से मैक्रों ने यूरोपीय देशों की कंसर्न को, चिंता को यहां पर रखा है। क्लियर? अच्छा, अब हम यहां पर थोड़ा आगे विचार करते हैं कि इन दोनों देशों के राजनेताओं के बीच में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। देखो, पहली बात यहां पर यह है दोस्तों कि दोनों देशों ने लोकतंत्र को महत्व देने के लिए, इसके अलावा जो जलवायु संकट की स्थितियां दिनों दिन बदतर होती जा रही हैं, इसको महत्व देने के लिए जलवायु संकट से निपटना, है ना, साथ ही वैश्विक राजनीति में साथ मिलकर करके भूमिका अदा करना, भूमिका निभाना, और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम तकनीकी स्तर पर भी, तकनीकी पक्षों पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग और सहायता करेंगे, है ना, तकनीकी स्तर पर सहायता। तो इन मुद्दों पर इन दोनों देशों के राजनेताओं ने बातचीत की। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो ये निकलकर सामने आता है कि जब ये दोनों देश इन महत्वपूर्ण पक्षों पर एक साथ आने की बात करते हैं तो मैक्रों साहब को किस बात को लेकर करके एक उहापोह की स्थिति दिखती है। देखो, है क्या कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के द्वारा एक कानून पास किया गया था, एक कानून पारित किया गया था, और वह जो कानून था वह स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित कानून था। ठीक है ना, और उसके माध्यम से अमेरिका चाहता है
कि हम हमारे यहाँ पर मुद्रास्फीति में कटौती करें और साथ ही यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दें। ठीक है, इसके लिए अमेरिका अपने यहाँ पर यानी कि घरेलू स्तर पर चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा मिले। और उत्तरी अमेरिका में, ध्यान रखना मैं यहाँ पर जोर दे करके बोल रहा हूँ कि उत्तरी अमेरिका में ही जो कंपनियां इस तरीके से उत्पादन कर रही हैं और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित कर रही हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, है ना। यानी कि घरेलू स्तर पर अमेरिका चाह रहा है कि हम इस तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसको भी सस्टेन करें और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के दिशा में भी हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा कानून, है ना, क्लीन एनर्जी एक्ट, ओके, इसके द्वारा ईवी वाहनों को महत्व। तीसरी बात मैंने क्या कही कि उत्तरी अमेरिका में ही कि कंपनियों को महत्व। अब यहां पर आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है, अमेरिका यदि अपने यहां पर कोई कानून बना रहा है तो इससे फ्रांस को क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि जब अमेरिका में इस तरीके से प्रावधान लाए जा रहे हैं तो इसका एक इम्पैक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव फ्रांस और यूरोपीय देशों पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि फ्रांस और जो अन्य यूरोपीय देश हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है अपने यहाँ से जो वाहन उनके यहाँ निर्मित होते हैं वो यहाँ निर्यात। तो ऐसे में जब ये स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से कदम उठाएगा अमेरिका, तो फिर यहाँ से जो निर्यात होता था बड़ी संख्या में, वह निर्यात क्या होगा? प्रभावित होगा, है ना। और ध्यान रखिएगा कि कुछ दिनों पहले खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के एक सोलर पैनल से संबंधित जो गतिविधियां हुई थी अमेरिकी समुद्री तट पर, उस पर भी पाबंदी लगाई थी। अरेस्ट किया गया था वहां जो उस तरीके की गतिविधि में शामिल हुए थे, चीनी व्यापारी जो भी लोग थे, है ना। तो इस तरीके से अमेरिका इस मामले में एक कड़ा रुख अपना रहा है कि वह किसी भी स्तर पर नहीं चाह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संबंध में जो हम कदम उठा रहे हैं उसमें कोई भी समझौता किया जाए। और इसी को लेकर करके फ्रांस और जो अन्य यूरोपीय देश हैं यहाँ पर एक उहापोह की स्थिति में है कि इसमें किस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाए। दूसरा एक मत ये भी है कि यदि यहाँ पर दो पक्ष को देखा जाए तो वहां पर कुछ अलग अलग स्थितियां निकलकर सामने आती हैं। कौन से दो पक्षों की बात की जा रही है? तो पहला पक्ष यहाँ पर यह है दोस्तों कि यदि फ्रांस और अमेरिका के बीच में किसी विषय को लेकर करके जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है वह स्थिति समाप्त होती है और देन फिर दोनों के बीच में कोई एक सामंजस्य स्थापित होता है, तो हो सकता है कि अमेरिका फ्रांस को कहे कि हम इस मामले में आपका सहयोग करेंगे और हम आपको विशेष तौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित एक हमारे यहाँ प्रावधान है उसमें हम आपको छूट देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि फ्रांस को तो छूट मिल जाएगा, है ना, फ्रांस को छूट मिलने की संभावना। लेकिन इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देशों में एक तनाव की स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस को तो छूट मिल जाएगा, बाकी यूरोपीय देशों को तो छूट मिलेगा ही नहीं, है ना। तो एक जो फैक्टर है यहां पर ये निकल कर सामने आता है कि फ्रांस को छूट देने के बावजूद जो यूरोप के अन्य देश हैं उनमें एक तनाव की स्थिति उभर सकती है फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के बीच। और दूसरी बात यह है कि यदि फ्रांस को किसी भी स्तर पर कोई यदि समझौता नहीं भाता है, कोई भी यदि विकल्प सामने नहीं निकलता है, तो फिर इससे अमेरिका और फ्रांस के बीच पहले से जो एक आंशिक रूप से तनाव की स्थिति बनी हुई है, तनाव बना रह सकता है ना।
बना रह सकता है। तो यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था जब दोनों देशों के बीच में बैठक होने वाली थी, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आश्वस्त किया जो भी विवाद की स्थिति है, जहां पर दोनों देशों के बीच में एक ऊंच नीच की स्थिति देखी जा रही है नीतियों को लेकर करके, उसमें हम जो भी अपेक्षित संशोधन है हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये तो एक बात अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने की ही, लेकिन जो एक आशंकाएं जानकारों के स्तर पर देखी जा रही थी, वो दो आशंकाएं यहाँ पर इस तरीके से देखी जा रही थी जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र कर दिया। पहला कि फ्रांस को छूट मिलने की संभावना पर जो अन्य यूरोपीय देश हैं उनको दिक्कत हो सकती है, और दूसरा ये कि यदि फ्रांस को किसी भी स्तर पर कोई छूट नहीं दी जाती है इस स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के मामले में, तो फिर ऐसे में दोनों के बीच में जो तनाव पहले से बरकरार रहा है किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर करके, वह तनाव कायम रह सकता है। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स भी निकलकर सामने आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा और आगे विचार करने की आवश्यकता है कि यदि हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बातचीत करें तो फिर यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका के बीच का जो संबंध है वह किस तरीके से सामने आता है। देखो ध्यान रखना कि अमेरिका और फ्रांस ये दोनों ही किसके सदस्य हैं, जानकारी है आपको? ये दोनों ही यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, है ना, अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। क्लियर? दूसरी तरफ रूस है और चीन है। ठीक है, आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति है वो लंबे समय से बनी हुई है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी भी विषय पर बातचीत कर रहे हैं तो आप मेरी न्यूज़ को, मेरे कार्यक्रम को फॉलो करते होंगे, तो फिर आप इस बात को निश्चित तौर पर गौर करते होंगे कि मैं अक्सर रूस और यूक्रेन के बीच जो वर्तमान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसका कहीं ना कहीं मैं जिक्र कर ही देता हूँ, क्योंकि वजह ही ऐसी है ना, कारण ही ऐसा है कि उसके जिक्र किए बिना बात बनेगी ही नहीं, है ना, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य को लेकर करके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही स्थिति कुछ दिखती है दोस्तों कि रूस और चीन जैसे जो देश हैं ये दोनों भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, है ना, और पांचवा ब्रिटेन है। क्लियर? टोटल 5 P5 कंट्रीज हैं, है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में। अच्छा, अब यहाँ पर जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो फिर अभी स्थिति ये दिखती है कि अमेरिका किसके साथ में है? यूक्रेन के साथ में है, और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस और अन्य जो यूरोपीय देश हैं वह भी यूक्रेन के पक्ष में है। तो ऐसे में यदि अमेरिका और फ्रांस के बीच में टकराहट की स्थिति बनती है तो फिर इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है ना? और दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच में भी युद्ध की स्थिति रही है ना, एक ट्रेड वॉर की स्थिति रही है, व्यापार युद्ध की स्थिति रही है। तो यहाँ पर अमेरिका को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम फ्रांस के साथ में जो वर्तमान में एक उठापटक की स्थिति देखी जा रही है इन मसलों पर, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के मसले पर, और हम अपने यहाँ पर ही जो उद्योग हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उन्हीं को हम केवल बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि जो हालत हमारी चीन के साथ में ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध के रूप में हुई थी वही हालत हमारी फ्रांस और यूरोपीय देशों के साथ हो, है ना। तो यहाँ पर अमेरिका को ध्यान रखना होगा कि यूरोपीय देशों से व्यापार युद्ध की संभावना पर की स्थिति न बनने पावे, है ना, यूरोपीय देशों से व्यापार युद्ध न हो। संभावना को रोकने की कोशिश, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में फिर अमेरिका को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने 2021 में
एक बड़ा ही अटपटा सा कदम उठाया था, है ना? अब उसे आप अटपटा सा कहें या फिर उसकी अपनी भू राजनैतिक स्थिति, भू राजनैतिक हित कहें, है ना? देखो हुआ था क्या कि एक संगठन की स्थापना की गई थी। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि AUKUS, ऑकस, है ना? ऑकस की स्थापना की गई थी 2021 में, और उस ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या है टर्निंग पॉइंट? कि यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और अमेरिका हैं, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण देश नहीं है। वो कौन-कौन से हैं? फ्रांस और भारत, है ना? और ये जो ऑकस है, ये हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए गठित किया गया था। ठीक है? और इसी गठबंधन के बाद हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ समझौता किया। किस कंटेक्स्ट में? तो न्यूक्लियर वॉरशिप के कंटेक्स्ट में, नाभिकीय युद्धक जहाज के कंटेक्स्ट में, जिसकी तैनाती यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में की जानी थी, हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में की जानी थी। और ये संधि दरअसल फ्रांस के साथ उसने पहले की हुई थी, बाद में फ्रांस के साथ संधि को तोड़ दिया, समाप्त कर दिया और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ वो आकर करके मिल गया। इसके एवज में ध्यान रखना कि इसके एवज में फ्रांस ने क्या किया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों से अपने यहाँ अपने जो एम्बेसडर, अपने जो राजदूत भेजे हुए थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, उनको वापस बुला लिया कि हम नहीं रखना चाहेंगे। फ्रांस इतना अधिक इससे नाराज हुआ था। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर कुछ भू राजनैतिक गतिविधियां चल रही हैं पिछले 1 साल से ही, जिसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। और इस बीच जब अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति हाल में मिले हैं और ये दोनों ने अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत की है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों को यहाँ पर संजीदगी से कोई भी कदम उठाना होगा। दूसरी बात कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले साल यानी कि 2023 में भारत की यात्रा पर भी आने वाले हैं, और भारत के साथ भी वे अलग-अलग विषयों में, अलग-अलग क्षेत्रों में बातचीत करने वाले हैं, वार्ता करने वाले। ये तो खैर जब वो आएँगे उसके हिसाब से ये तय होगा ही। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र स्थापित करने के संदर्भ में दोनों देशों के बीच में वार्ता होने वाली है। और अभी मैंने क्या बताया, इस संगठन में भारत और फ्रांस दोनों ही शामिल नहीं थे। तो भारत निश्चित तौर पर चाहेगा कि फ्रांस के साथ जो हमारा संबंध है पहले से बना हुआ, उसको हम प्रगाढ़ करें, उसको हम मजबूत करें, और साथ ही जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सभी देशों के साथ भी हम अपने संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन अब यहाँ पर जो आगे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को भी तलाशने की जरूरत है। देखो यहाँ पर 2-3 बातें निकल कर सामने आती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को आपसी तालमेल के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में बल्कि यूरोप में जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, जो एक रस्साकसी की स्थिति है, यूक्रेन के साथ में रूस के युद्ध के चलते जो एक उठापटक की स्थिति बनी हुई है, वैसे में इन दोनों को एक साथ रहना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। और ये एकजुटता जब रहेगी तभी ये चीन और रूस का मुकाबला कर पाएंगे, है ना? इसी संदर्भ में जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों को विरोधी स्वभाव रखने की जरूरत नहीं है, हम दोनों को एक साथ मिलकर करके काम करने की जरूरत है। यदि किन्हीं मुद्दों पर टकराहट है, उन मुद्दों को हमें सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है, और इसी के आधार पर ये दोनों देश आगे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर आप एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और फ्रांस के बीच का राजनीतिक संबंध क्या मोड़ ले सकता है? इस पर एक 250 शब्द या फिर 150 शब्द में आप उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये उत्तर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं, मैं उसे चेक कर करके देन फिर आपको भेज सकता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DILIP.kumar@gmail.com।
01, ठीक है, DILIP.kumar@01, इस पर आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी चैनल पर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।